चलिए बच्चों, तो नमस्कार। इस लेक्चर में हम जुडिशरी का लास्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। जुडिशरी पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरह से समझ लिया, हाई कोर्ट अच्छी तरह से समझ लिया, और अब हम सबसे नीचे वाले जो कोर्ट्स आते हैं। भाई हम शुरू से बात कर रहे हैं कि भारत में जुडिशरी जो है वो यूनिटरी सिस्टम है, यानी कि सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स आते हैं, और हाई कोर्ट्स के कंट्रोल में, हाई कोर्ट के अंडर में बहुत सारे और कोर्ट्स आते हैं जिनको हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं, इसको अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं हिंदी में। अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। मतलब आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके गांव में तो नहीं कह सकते, हाँ कहीं कहीं गांव में भी हैं, जो जिस प्रकार के कोर्ट्स हैं, वो कोर्ट्स का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से काम करते हैं, आज उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बेटा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हेडिंग डाल लीजिए, और इसका जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 233 से लेकर 237 के बीच में दिया हुआ है। अब आपके जो जिले में या आपके जो डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट्स होते हैं, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं ये, लगभग क्या सभी डिस्ट्रिक्ट में होते ही हैं, क्योंकि भाई सबसे पहले आप अपने नॉर्मल मामलों के लिए, जनरल जो केसेस होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, हम लोग यहीं पे जाते हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट वगैरह कहाँ जाते हैं, हम लोग कहाँ हाई कोर्ट जाते हैं। कोई बड़ा कुछ केस है, कुछ है, तो कोई व्यक्ति चले जाते हैं, बाकी सरकारें और बड़े बड़े लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो हम लोग कहाँ जाते हैं, हम छोटे लोग हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस था और कुछ और जजेस थे, मतलब एक चीफ जस्टिस है और 33 अदर जजेस हैं, ऐसे ही हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस होता है और कुछ अदर जजेस होते हैं। आप इसको इसी रूप में देखिए कि जिले में भी एक चीफ जस्टिस टाइप का आदमी होता है, उसको चीफ जस्टिस कहते नहीं है। एक चीफ जस्टिस की तरह से ही आदमी होता है जो कि पूरे बाकी जजेस का हेड है। बाकी जितनी भी जुडिशियल सिस्टम उस जिले के अंदर है, उसका जो हेड है वो होता है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज कह देते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज उसको हम डीजे कहते हैं या डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। तो मैं अगर कोई स्ट्रक्चर बनाने की बात करूं तो सबसे पहले जैसे हाई कोर्ट था साहब, हाई कोर्ट तो स्टेट में होती है, हाई कोर्ट के नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में एक्चुअली दो तरह के मामले होते हैं बेटा। दो तरह के मामले जो होते हैं, एक होते हैं सिविल मामले, एक होते हैं क्रिमिनल मामले। क्रिमिनल मतलब जिसको आपराधिक मामले भी कहते हैं, जिसको फौजदारी कहते हैं। सामान्य भाषा में आपके जिले में इसको फौजदारी न्यायालय कहा जाता होगा। फौजदारी न्याय मामले और सिविल मामले, मतलब इसको हिंदी में दीवानी मामले भी कहा जाता है, इसको दीवानी मामले कहते हैं। सिविल मामले समझ लीजिए जो कि ऐसे मामले हैं जो जायदाद के मामले हैं, जमीन जायदाद के झगड़े हैं, विवाह तलाक से संबंधित कुछ मामले हो रहे हैं, कुछ पारिवारिक मामले हैं। मतलब किसी ने किसी के प्रति कोई क्राइम नहीं किया है, बट कुछ अदर मामले इसके अंदर आते हैं। ये क्रिमिनल मामले तो किसी ने मर्डर कर दिया, लूटपाट हो गई, इस तरह के जो मामले होते हैं, धोखाधड़ी हो गई, ये सब क्रिमिनल मामले में आते हैं। तो जो जिले का सबसे बड़ा जो मैंने आपको जज बताया, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, डीजे या डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। तो जैसे मैं ऐसे यहाँ लिख सकता हूँ कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज एंड अदर जजेस होते हैं, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। जैसे सुप्रीम कोर्ट में लिखा था 1 CJI ऑफ इंडिया प्लस अदर जजेस, हाई कोर्ट में लिखा था CJ मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस अदर जजेस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं DJ प्लस अदर जजेस। अब वो जो आदमी जिसको मैं DJ बोल रहा हूँ, जिसको मैं डिस्ट्रिक्ट जज बोल रहा हूँ, वो इन मामलों को भी देखता है और इन मामलों को भी देखता है। अगर डिस्ट्रिक्ट जज दीवानी मामलों को देखता है तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। लेकिन अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज या अगर वो ही आदमी क्रिमिनल मामलों को देखता है तो उसको हम लोग सेशन जज कहते हैं, सेशंस जज कहते हैं। आदमी सेम है, तो मतलब जो डीजे है, जो डिस्ट्रिक्ट जज है, जो हेड है पूरे जिले की न्याय व्यवस्था का, वो ये वाले मामले भी देखता है, वो ये वाले मामले भी देखता है। ऐसा कोई दूसरा न्यायाधीश नहीं करता है। बाकी इन मामलों को देखने के लिए अदर जजेस होते हैं और इन क्रिमिनल मामलों को देखने के लिए अदर जजेस होते हैं। तो ये आदमी एक ही है, इसको याद रखिएगा। जिसको हम क्या कहते हैं, दीवानी मामले देखता है तो डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, फौजदारी देखता है तो सेशंस जज कहते हैं। सामान्य भाषा में उसे डिस्ट्रिक्ट जज ही कहा जाता है। अब
डिस्ट्रिक्ट जज में भी जो उससे छोटे जो मामले देखता है, तो छोटे कोर्ट्स होते हैं, उसमें इसके नीचे फिर आता है जिसको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे जो होते हैं। और उसके नीचे जो बहुत छोटे मोटे मामले, जो हल्के फुल्के मामले देखे जाते हैं, उनके लिए होता है मुंसिफ, उसको हम लोग मुंसिफ कोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेशंस जज जो होते हैं, सेशन जज के जो नीचे जो छोटे मामले होते हैं, उनको देखने के लिए होता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो सेशंस जज के नीचे आता है, सेशन जज कोई और नहीं है, वही हेड आदमी है। और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के नीचे जो कोर्ट्स आते हैं, उनके न्यायाधीश को कहते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मतलब ये नीचे ऊपर का मतलब ये है कि छोटे मामले ये देखेगा, थोड़े बड़े मामले ये और बड़े बड़े मामले। फॉर एग्जांपल, ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, ये सिर्फ उन मामलों की सुनवाई करता है या उन मामलों को देखता है जिसमें सजा की मैक्सिमम पीरियड 3 साल होता है। मैक्सिमम 3 साल की सजा कौन दे सकता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट देता है। अगर सजा इससे ज्यादा का प्रावधान है तो वो मामला सीधे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाता है। लेकिन इसकी भी सीमा है, इसके लिए अधिकतम सीमा 7 ईयर्स है। ये उन मामलों को देख सकता है जहां की 7 साल या उससे कम की सजा दी जाती है। अगर 7 साल से ऊपर की सजा दी जानी है तो उसके लिए कौन देखता है? सेशंस जज देखता है। तो मोर देन 7 ईयर्स। फांसी की सजा भी दे सकता है ये। फांसी की सजा जिले में सिर्फ सेशंस जज ही देता है। फांसी की सजा हुई या इम्प्रिजनमेंट हुई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई, जो उम्र कैद की सजा होती है, वो भी यही देता है। हाँ, फांसी की सजा के बारे में ये जरूर प्रावधान है कि अगर फांसी की सजा सेशंस जज दे देता है किसी को, तो उसके बाद वो हाई कोर्ट जाना मामला जरूरी है। हाई कोर्ट जब तक फांसी की सजा को सर्टिफाई नहीं करता है, तब तक फांसी की सजा किसी को नहीं दी जाती। फांसी की सजा सुना सकता है बस ये, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है इस मामले में, तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है दोनों एक ही आदमी है। तो वो ही इज दी ओनली वन जो कि क्रिमिनल मामले भी देख रहा है और सिविल मामले भी देख रहा है, दीवानी मामले भी देख रहा है, फौजदारी मामले भी देख रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और इसके नीचे छोटे छोटे जजेस के इस प्रकार से कोर्ट होते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर कुछ और जजेस भी लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसके पास काम बहुत सारा हो जाएगा यार, अब ये केस भी बहुत सारे होते हैं। तो आजकल डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे भी बहुत सारे और जज रखे जाते हैं जिनको एडीजी कहते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस कहते हैं। तो उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनकी जो पोस्ट है, वो डीजे के इक्वली मान लीजिए, बट डीजे से नीचे है। वो डीजे के सबऑर्डिनेट है, डायरेक्ट सबऑर्डिनेट है। तो जो एडीजे होते हैं वो जितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 10 तक हो सकते हैं, वो भी दोनों चीज देखते हैं, ठीक है। बट वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, उस स्टेट का हाई कोर्ट किस तरह के स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहा है, और इसमें भी अलग अलग कोर्ट्स हो सकते हैं। ये कैसे अपॉइंटमेंट होता है वो सब हम बात करते हैं अभी आपको, लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए। एक और कोर्ट होता है जिसको हम लोग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए आप फटाफट ध्यान से, मैं बोल रहा हूं 2-4 बातें, आप नोट कर लीजिए। लिखिए, जिले के अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट के नियंत्रण में आते हैं। ऑल दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। द स्ट्रक्चर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट इज एज फॉलोज, और इसको बना लीजिए उसके बाद आप, और बनाने के बाद 2 बातें लिख लीजिए। वीडियो पॉज कीजिए और इसको बनाइए, और उसके बाद 2 बातें लिख लीजिए। डिस्ट्रिक्ट जज जिले का सबसे बड़ा न्याय अधिकारी है। डिस्ट्रिक्ट जज इज द एपेक्स जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। वो 3 तरह के मामले देखता है, दीवानी, फौजदारी और प्रशासनिक। प्रशासनिक मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन होना है कि तुम कहां बैठोगे, इसका अपॉइंटमेंट करो, उसका मतलब जो
प्रशासन देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, वो भी वही करता है, वो भी उसका हेड भी वही है। वो 3 तरह के मामले देखता है, दीवानी मामले, फौजदारी मामले और प्रशासनिक मामले। ही लुक्स आफ्टर द 3 टाइप्स ऑफ अफेयर्स, सिविल, क्रिमिनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। सिविल, क्रिमिनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए, जब वह दीवानी मामले देखता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है, या तो उसे डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट कहा जाता है। व्हेन ही लुक्स आफ्टर दी सिविल अफेयर्स ही इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट जज। और जब वो फौजदारी मामले देखता है एंड व्हेन ही लुक्स आफ्टर दी क्रिमिनल अफेयर्स, क्रिमिनल केसेस, देन ही इज नोन एज द सेशंस जज कोर्ट, तो उसे सेशन जज कोर्ट कहा जाता है। देखिए, दीवानी और फौजदारी मामले में दोबारा समझ लीजिए, फौजदारी मामले होते हैं जो क्राइम है, क्राइम की कैटेगरी है, जैसे कि मर्डर हो गया, जैसे कि लूटपाट हो गई, जैसे कि एक्सीडेंट के भी कुछ केस इसमें आते हैं। दीवानी मामले जो सिविल मामले होते हैं वो आपसी वाद विवाद होता है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है, पारिवारिक कोई वाद विवाद चले आ रहे हैं, कंपनी से रिलेटेड कोई झगड़े हैं, टैक्स से रिलेटेड छोटे मोटे जो कंपनी लॉ से संबंधित जो झगड़े होते हैं, तो वो सब मामले यहाँ पर आते हैं। ये हल्के फुल्के मामले समझे जाते हैं, ये थोड़े से सीरियस मामले होते हैं। जैसे कि अभी ट्रिपल तलाक है, ट्रिपल तलाक दीवानी मामले में डाला जाए या फौजदारी मामले में डाला जाए। अभी मैंने आपको बताया विवाह है, तलाक है, वो सब यहाँ होना चाहिए, तो वो यहाँ हो या यहाँ हो, इसको लेकर के विवाद था पहले, अब शायद उसको यहाँ डाल दिया गया। ट्रिपल तलाक इज अ क्रिमिनल ऑफेंस नाउ, तो क्रिमिनल ऑफेंस तो फिर बड़ी चीज़ हो जाती है फिर वो, ठीक है। तो उसके नीचे का जो मजिस्ट्रेट है वो भी आपने आई होप लिख लीजिए। अब एक चीज़ और होती है जिले के अंदर, जिले में जो एग्रीकल्चर लैंड से रेवेन्यू आना है, जो बाकी टैक्सेशन आना है, उसके लिए एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है। मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, अलग से लिख दे रहा हूँ, बना लीजिएगा उसको अलग से। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है इसके लिए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कुछ नहीं होता, इससे एग्रीकल्चर लैंड, खेती के लैंड, किसानों के लैंड, उससे जो पैसा आता है, जो लगान आता है, वो सब कलेक्ट करने के लिए एक अलग से कोर्ट होता है। जहाँ पर आपका डीएम बैठता है आपके जिले में, वो भी एक कोर्ट है, वहाँ भी कोर्ट लगती है, तो वहाँ उसको हम कमिश्नर कोर्ट भी कहते हैं, उसको हम लोग कमिश्नर्स कोर्ट भी कहते हैं। कमिश्नर कोर्ट होता है, कमिश्नर कोर्ट के अंदर फिर कलेक्टर कोर्ट होता है। कलेक्टर कौन है? आपने सुना होगा, बड़े कलेक्टर बने हो तुम, बहुत कलेक्टर बन गए हो, पढ़ लिख के कलेक्टर बने होगे क्या? तो कलेक्टर ये जो शब्द है ये अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है। अभी डीएम ही कलेक्टर का काम करता है। कलेक्टर का मतलब कलेक्ट करने वाला। क्या कलेक्ट करने वाला? पैसा। तो कलेक्टर्स कोर्ट भी कहते हैं इसको। कलेक्टर के नीचे कुछ तहसीलदार भी होते हैं। ऐसी जगह जो कस्बे होते हैं, जो गांव नहीं है, शहर नहीं है, दोनों के बीच का कुछ मिला जुला मामला है, उसको तहसील कहते हैं। तो यहाँ तहसीलदार होते हैं, तो तहसीलदार के भी कोर्ट लगते हैं, वो भी इन मामलों को देखते हैं, ठीक है। तो ये अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ये पैसे कमाने के लिए एक अलग से सरकार ने ये व्यवस्था भी की हुई है जिलों में। तो ये जो है, आप बेसिकली ये है, ये भी एक मैंने अलग से पॉइंट आपको बता दिया है। तो ये जो है स्ट्रक्चर आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट का होता है। अब बात यह आती है कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनकी नियुक्तियां कैसे होती हैं, तो वो भी समझ लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। तो हमने ये देखा कि 2 तरह के जज हैं, एक है डीजे और एडीजे। एडीजे भी हैं उसके लिए, वो अलग कैटेगरी हो गई। सबसे ऊंचा तो डीजे है, और उसके अलावा अदर जजेस हैं, है ना। तो मैं इसको 2 कैटेगरी बना देता हूं। एक तो डीजे साहब हो गए, डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, एंड इन सम कोर्ट्स देयर आर एडीजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस। बॉस यही है, इसको सहायता के लिए कुछ अलग लोग रखे गए हैं, लेकिन ये दोनों एक ही कैटेगरी के जज हैं। एंड अदर जजेस, दूसरे को अदर बोल देता हूं मैं। अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे, दोनों का अपॉइंटमेंट का तरीका अलग अलग है। इन दोनों का अपॉइंटमेंट का तरीका अलग है। दोनों का अपॉइंटमेंट करते तो गवर्नर साहब हैं, राज्यपाल साहब इसका राज्यपाल साहब इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। लेकिन किसके कहने पर करते हैं, ये समझिए। इनका अपॉइंटमेंट होता है हाई कोर्ट के कहने पे, विद द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट। इनका अपॉइंटमेंट होता है हाई कोर्ट के कहने पर, ठीक है।
इनका अपॉइंटमेंट होता है जो स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो स्टेट पीएससी होता है, जो पीसीएस वगैरह के एग्जाम आपके कराता है भाई। एक तो यूपीएससी कराता है सिविल सर्विसेज के एग्जाम, और जो स्टेट का जो बोर्ड होता है जिसको हम स्टेट पीएससी कहते हैं, बीपीएससी, आरपीएससी, उत्तर प्रदेश में यूपीएससी, यूपीपीएससी, तो स्टेट पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग से सलाह लेता है राज्यपाल इसके लिए। लेकिन इसमें हाई कोर्ट की सलाह भी होती है, दोनों ही होते हैं। तो ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स ये होता है, प्रैक्टिकल ग्राउंड ये होता है कि स्टेट पीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसको कि हम पीसीएस जे कहते हैं, पीसीएस जुडिशरी, पीसीएस जे कहते हैं। ये एग्जाम देने के लिए वो लोग एलिजिबल होते हैं जो एलएलबी किए होते हैं, कम से कम एलएलबी उसके लिए होना चाहिए, लॉ ग्रेजुएट आप होने चाहिए, तो आप उस एग्जाम को देते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं, और अगर आप कंपटीशन में पास होते हैं तो स्टेट पीएससी रिकमेंडेशन देता है आपके नाम की। इसके बाद एक इनका इंटरव्यू वगैरह होता है जिसमें हाई कोर्ट के भी लोग आते हैं। उसके बाद इसकी रिकमेंडेशन देता है राज्यपाल को कि सर इनको अपॉइंट कर दीजिए, और इनको अदर जजेस अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक, ये कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं? एक और एग्जाम होता है, देखिए हम किताबों में जो पढ़ते हैं अक्सर उसको बस ये पढ़ते हैं कि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो रिकमेंडेशन देता है राज्यपाल को कि भैया इनको जज बनाइए, लेकिन वो कैसे देता है उसके लिए भी एक एग्जाम होता है। उसके लिए एक HJS, हायर जुडिशियल सर्विस, हायर जुडिशियल सर्विस का एग्जाम होता है, जो कौन कराता है? हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है। समझिए, पीसीएस जे का एग्जाम स्टेट पीएससी कराता है, HJS का एग्जाम हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट को कैसे पता कौन आदमी कैसा है, उसको थोड़ी पता बेचारे को, तो वो एक एग्जाम कंडक्ट कराता है HJS का। इसके लिए एलिजिबिलिटी थोड़ी अलग है, इसके लिए आपको लॉ ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, प्लस आपको 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। आप कम से कम 7 साल का आपको एज अ एडवोकेट आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये दोनों चीज आपके पास अगर हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन विच इज नोन एज HJS, हायर जुडिशियल सर्विसेज। और अगर आप इसमें से पास हो जाते हैं तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ये रिकमेंडेशन देता है राज्यपाल को, लीजिए सर ये कुछ लोग हैं जिनका एग्जाम हमने करा लिया, इंटरव्यू वगैरह ले लिया है, तो ये सही लोग हैं, तो इनको आप जज, इनको आप क्या अपॉइंट कर दीजिए, इनको अपॉइंट कर दीजिए आप डीजे या एडीजे। इनको एडीजे भी अपॉइंट किया जा सकता है, इनको डीजे भी अपॉइंट किया जा सकता है, डिपेंड्स। तो ये इनके अपॉइंटमेंट की एक तरीका है। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, ये दोनों अपॉइंटमेंट होगा बाय द फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एंड बाय द गवर्नर। इनका अदर जजेस का एग्जाम होगा विद द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट पीएससी बाय द गवर्नर। ये तो एग्जाम के थ्रू हो गया। अब ये जो अदर जजेस हैं ये भी प्रमोशन होते 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 एक प्रमोशन का गेट भी होता है, ये भी प्रमोशन के बाद इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, और यहां से जनरली हाई कोर्ट चले जाते हैं लोग, हाई कोर्ट यहां से भी जा सकते हैं, बट जो प्रैक्टिकली जिस चीज को अपनाया जाता है वो ऐसे ही है कि पहले यहां से यहां आएंगे और उसके बाद हाई कोर्ट चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है कैसे अपॉइंटमेंट हो रहा है? इन चीजों को लिख लीजिए, इसके लिए 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनका अपॉइंटमेंट के बारे में बातें। अब इसके अलावा एक आध चीज़ और है, उसको भी आप चाहें तो नोट कर लीजिए, बल्कि मैं कहूँगा एक बार आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लेंगे तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू। जैसे एक होता है लोक अदालत, का नाम आपने सुना होगा, लोक अदालत। देखिए लोक अदालत क्या होता है, हमारे जुडिशरी में बहुत सारे मुकदमे हैं, और बहुत सारे मुकदमे इसलिए हैं क्योंकि एक मुकदमे का जो फैसला होने में समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, सालों लग जाते हैं यार, मतलब 15 साल 20 साल एक आम बात है एक मुकदमे का फैसला होने के लिए। अब इतने साल जब फैसला जब कोई केस चलेगा तो फिर जाहिर सी बात है फिर बाकी केस कंपाइल होते चले जाएंगे, तो बहुत सारे केस हैं। तो कोर्ट कोशिशें कर रही हैं कि भैया केस आए ही नहीं हम तक, पहले ही उसका सुलटारा कर लो आप। तो इसके लिए एक लोक अदालत का कॉन्सेप्ट आया जिसको कि लीगलाइज भी किया गया इन द ईयर 1987। एक एक्ट आया 1987 में, एक एक्ट लाया गया, उसका नाम था लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट
1987। हालांकि लोक अदालत उससे पहले भी शुरू की जा चुकी थी। लोक अदालत होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया दो लोगों में विवाद है, अधिकतर सिविल मामलों में होता है, सिविल मामलों में ही होता है, ऐसे कहो उसको। दो लोगों में विवाद है, जमीन को लेकर विवाद है, कोई और विवाद चल रहे हैं, उसके लिए कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो एक अदालत बैठती है कि भैया दोनों आपस में समझौता करो। हम मीडिएटर बनते हैं, हम मीडिएटर बन जाते हैं तुम्हारे बीच में, आपस में समझौता कर लो, तो इसमें कोई हारेगा नहीं, कोई जीतेगा नहीं, हम एक बैठ के समझौता करते हैं, तो इसको लोक अदालत कहते हैं। तो ये लोक अदालत बहुत सारे मुकदमे चुटकियों में निपटा देते हैं, और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस साबित हुआ है। कई सारे केसेस सिर्फ इसलिए चलते हैं क्योंकि वो चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा ईगो बहुत ज़्यादा होता है लोगों में, तो बोले मैं मुकदमा वापस कैसे ले लूँ, मैं मुकदमा वापस कैसे ले लूँ, तो ये चलता है। तो लोक अदालत में लोग बैठाते हैं कि साहब ऐसा है, कोई ईगो की बात नहीं है, आप ना आप हार रहे हैं, ना आप हार रहे हैं, ना आप जीत रहे हैं, ना आप जीत रहे हैं, कुछ हम बीच का रास्ता निकालते हैं। तो बीच का रास्ता निकाला जाता है और वो केस कंपाइल होने से बच जाते हैं, तो इसको लोक अदालत कहते हैं। इस पर सरकार का बहुत फोकस है, दिन पे दिन नए नए रूल इसके लिए आते जा रहे हैं। इनफैक्ट सन 2012 में इस एक्ट में अमेंडमेंट भी किया गया था, और उसके द्वारा इसको स्थायी बना दिया गया कि भैया लोक अदालत तो चलेंगी। पहले कभी कभी इसका ऑर्गेनाइज करते थे, कभी कभी लोक अदालतें 6-8 महीने में एक बार, चलो भाई जितने लोग आ सकते हैं वो आ जाइए, हम वाद विवाद के निपटारा करते हैं। अब ये स्थायी हो गया है, इट इज़ परमानेंट नाउ। तो लोक अदालत का एक कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से जो तलाक के मामले होते हैं, फैमिलीज के इंटरनल मैटर्स के मामले होते हैं, उसके लिए एक फैमिली कोर्ट होता है, जिसको हम लोग फैमिली कोर्ट कहते हैं। ये भी इसी तरीके से है कि भाई क्यों परिवार टूटे, क्यों परिवार को तोड़ा जाए, और क्यों अननेसेसरी चीज़ों को कंपाइल किया जाए, क्यों केसेस इस तरह से बढ़ाए जाएं। तो इन द ईयर 1984 फैमिली कोर्ट एक्ट आया, फैमिली कोर्ट एक्ट ये आया 1984 में। तो फैमिलीज के जो कोर्ट हैं वो भी परिवारों के बीच में जो वाद विवाद होते हैं उनको सुलझाने का काम करते हैं। तो ये इनका भी अपना इंपॉर्टेंस है, लोक अदालतों का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इसी प्रकार से गांव में भी ग्रामीण न्यायालय कुछ न कुछ थोड़े बहुत खोले गए हैं कुछ स्टेट्स में, उसका भी अपना एक अलग चल रहा है। जो अभी एक जो लेटेस्ट जो थोड़ा खबरों में है वो ये है कि जो मोटर व्हीकल से जो एक्सीडेंट्स हो जाया करते हैं, तो एक्सीडेंट्स में अगर कोई आदमी मर जाता है तो वो जो मरने वाला होता है उसको कुछ पैसा मिलना होता है, कुछ क्लेम मिलना होता है। जो इंश्योरेंस कराते हैं आप लोग गाड़ियों का इसीलिए कराते हैं, उसमें 2-3 चीज़ें, गाड़ी आपकी ऐसा नहीं गाड़ी चोरी हो गई तो सिर्फ उसके लिए पैसा मिलेगा, अगर उस गाड़ी से कोई आदमी की डेथ हो जाती है तो उस आदमी को उस इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा। तो उसके लिए भी अलग कोर्ट्स बनाई जा रही हैं। पहले वो कोर्ट्स डीजे ही डिस्ट्रिक्ट जज देखते थे, अब उसके लिए अलग कोर्ट्स बनाई जा रही हैं कि भाई वो एक अलग सेगमेंट लोग देखा करेंगे, उसको भी देखा करेंगे। तो काफ़ी सुधार हो रहे हैं, चीज़ों को ऑनलाइन किया जा रहा है कोर्ट्स में, जो पहले नहीं था, बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। पिछले 7-8 साल से लगातार ये काम चल रहा है। कुछ प्रोफेशनल्स भी हायर किए गए हैं कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में, जिनको कोर्ट मैनेजर्स कहते हैं। ये प्रोफेशनल्स ये कोई सरकारी नौकरी नहीं करते, इनको आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाता है। MBA किए हुए लोग होते हैं, मैनेजमेंट करते हैं चीज़ों का। तो कैसे कोर्ट्स स्पीड से काम करें, कैसे त्वरित सारी चीज़ें हों। जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी, सारे फैसले ऑनलाइन हो जाएंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, फैसले आसानी से दिए जा सकेंगे, भ्रष्टाचार की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, और बहुत सारी बातें हैं। तो लगातार रिफॉर्म का काम चल रहा है, लेकिन जुडिशियल में रिफॉर्म बहुत स्लो है भारत के अंदर, और इसको अब सरकार तो कुछ कर नहीं सकती इस बारे में, है ना। इसको तो भैया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो अगर किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज तक ये बात पहुंचे मेरी, या हाई कोर्ट के जज तक पहुंचे, तो भैया आप लोगों को थोड़ा रिफॉर्म करना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। न्याय व्यवस्था से जनता का विश्वास उठने से पहले, अविश्वास है, उस विश्वास को उठने से पहले रिफॉर्म हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, चलिए विद दिस हम लोग कोर्ट्स यहाँ समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में कुछ और बात करते हैं। नमस्कार।